है एमपी की राजनीति का मिजाज भी मौसम जैसा हो चला है। कब पलटी मार जाए पता ही नहीं चलता। मौसम पर ग्लोबल वार्मिंग हावी है तो राजनीति पर प्रेशर पॉलिटिक्स। पहले बात निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की। प्रदेश में सत्ता बदलते ही वे बीजेपी के साथ हो चले, लेकिन 2 दिन पहले वे अचानक पीसीसी दफ्तर में देखे गए। कांग्रेस नेताओं से उनकी बंद कमरे में बातचीत भी हुई। बाहर आने पर उन्होंने क्या कहा, पहले ये देखते हैं। पीसीसी कार्यालय में गया था, मेरे पर्सनल सब काम था कुछ, और वो जिस व्यक्ति से मैं मिलने गया था वो थे नहीं, तो बस बाहर आ गया और कुछ भी बात नहीं। माननीय, भला पीसीसी दफ्तर में क्या निजी काम हो सकता है, ये समझ से परे है। लेकिन अंदर खबर ये है कि अब शेरा जी मंत्री बनने से तो रहे, तो बुरहानपुर में परिवार से महापौर बनाने की जुगत में लगे हैं। बात अब दूसरी तस्वीर की। ये है मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी। ये वही बीजेपी विधायक हैं जो कांग्रेस सरकार के समय कमलनाथ के साथ बैठे दिखाई दिए थे, लेकिन इस बार वे कांग्रेस नेताओं से नहीं मिले, पर अपने क्षेत्र में अलग विंद की राजनीति करने में जरूर जुटे हुए हैं। कुछ दिनों पहले उन्हें इस मुद्दे पर मुख्यालय भी बुलाया गया था। तब ऐसी खबरें आई थी कि प्रदेश मुखिया ने उन्हें इस मुद्दे से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन लगता है कि वे अपने कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है। पार्टी का जो आदेश होगा उस आदेश का पूरी तरह पालन करूंगा, पर बिंद के मामले में किसी भी तरह मैं बैक नहीं हो सकता। बीजेपी जिस बड़े कमिटमेंट पर सत्ता में लौटी, उसके बाद नारायण त्रिपाठी को सत्ता में भागीदारी मिलेगी, इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती। फिर क्या चाहते हैं विंद के नारायण? ये वही विंद है जिसने बीजेपी को भरपूर सीटें दी, नगर निगम में भी उसका ही परचम लहराया। मुख्यमंत्री अपने रीवा दौरे पर इसका कर्ज उतारने का वादा करके आए हैं। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव हैं, उससे पहले नारायण का मूवमेंट शिव विष्णु को पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ में परेशान कर रहा है। क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति भर है या इसके पीछे उनकी कोई बड़ी रणनीति है, ये वही जाने। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा बीजेपी के लिए ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है फिर उड़ी कटी पतंग। कटी पतंग भी उड़ती है साहब, और कटी पतंग जब उड़ती है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग भी भागते हैं, लेकिन कुछ पतंगें ऐसी होती हैं जिनके पीछे कोई नहीं भागता। या तो उन पतंगों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है, या फिर देखने वाला या उन पतंगों को लूटने की कोशिश करने वाला भी ये मान चुकता है कि इस पतंग के पीछे भागने का कोई मकसद नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ नेता इस समय कटी पतंग की तरह हैं। वो माननीय नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चुनकर आए हैं, और उनकी जो भी मान्यता है, जिस मुद्दे को लेकर भी उनकी मान्यता है, ये उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी दृष्टि है, और जीवन भी उन्हीं का है, तो चलना जैसा है उन्हीं को देखना है, आगे कैसे करना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब मध्य प्रदेश में 2023 की राजनीति का जो कैनवस है वो बहुत बदला हुआ होगा। इस कैनवस में कई चेहरे तो वो हैं जो 2018 में दूसरी तरफ थे, कांग्रेस में थे, और अब बीजेपी में हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बीजेपी में आते आते रुक गए या बीजेपी में रहते हुए भी अब चूंकि बीजेपी बहुमत में है, बीजेपी के पास पूरी ताकत है, तो बीजेपी ये जानती है कि वो विधायक जो टिकट तो 2018 में बीजेपी के टिकट से जीते, लेकिन उनकी निष्ठा ऐसी है कि जो किसी और पार्टी से बीजेपी में आए और वो बीजेपी से बदल कर कहीं और भी जा सकते हैं। लेकिन जो मार्च में घटनाक्रम हुआ, उसके बाद निर्दलीय विधायक, दल बदलने वाले या दल बदलने की संभावना वाले विधायक, इन पर बड़े दांव खेले गए। वो दोनों पार्टियों में ऐसा हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी की तरफ देखा और बीजेपी ने कांग्रेस की तरफ देखा। बीजेपी का पलड़ा भारी रहा और बीजेपी ले गई जिनको ले जाना था, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। लेकिन अब उन विधायकों की स्थिति, जिसमें शेरा भी हैं और नारायण त्रिपाठी भी शायद हो सकते हैं, कि जिनके लिए अपने आगे की राजनीति की दशा दिशा तय करना भी बहुत ज़रूरी है और एक बड़ा फैसला करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी को अब ज़रूरत नहीं है किसी ऐसे चेहरे की जो चेहरा पहले उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बॉटम लाइन तो यही है।
मिलिए उन मेहमानों से जो बातचीत में हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं आशीष शर्मा जी, विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और विंध्य की धरती से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ तिवारी, युवा कांग्रेस नेता हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह आप देखते हैं जो घटनाक्रम हमने ये देखे हैं? सुरेंद्र सिंह शेरा जी पहुंच गए कांग्रेस कार्यालय और कहे कि जिससे मिलने आया था वो मिला नहीं तो जा रहा हूं अब। और त्रिपाठी जी तो पृथक विंध्य की बात को लेकर उन्होंने कहा जो पार्टी कहेगी सब मानूंगा, लेकिन पृथक विंध्य पर तो पीछे नहीं हटूंगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह गए कि किस तरह देखते हैं आप इनको, और क्या आपका कहना है कि ये मसला किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जी जी, राजनीति में विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज होती है। यदि आपने विश्वसनीयता खो दी, आप यदि दलों के दलदल में फंस गए कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, तो फिर जनता को फैसला करते हुए देरी नहीं लगती है। आप जिन दो चेहरों का जिक्र हो रहा है, हमने ये देखा कि 15 माह की सरकार में, कांग्रेस सरकार में किस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जी। बेसिक जो लोग राजनीति जो है अपने अवसर के तौर पर देखते हैं, जो अपना जनप्रतिनिधित्व बनना किसी अवसर के तौर पर देखते हैं, उनके लिए जो है कहीं भी अवसर मिलता है वो तो अपना पावर देखना चाहते हैं। यदि आप देखेंगे नगरीय निकाय करीब हैं तो नगरीय निकाय का जो दबाव जिस तरह से पार्टियों पर, राजनीतिक दलों पर है, तो उसका भी ये कहीं ना कहीं इसका हम ये देख रहे हैं कि दोहन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बिंद की राजनीति है, बिंद की राजनीति में नारायण त्रिपाठी जी की मुहिम को कितना समर्थन मिलता है और कौन लोग उनको स्वीकार करते हैं, ये जो है उस पर निर्भर करेगा कि लोग आते हैं कि नहीं, उनकी छतरी के तले आते हैं कि नहीं, ये उनके उसका भविष्य उस पर तय करेगा। जी आशीष जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं इस पर विंध्य रीजन से ही हमारे साथ जुड़े युवा नेता और जिनके परिवार से ही पृथक विंध्य की बात बहुत ताकत से उठती रही है, श्रीनिवास तिवारी जी के पौत्र सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं, उनसे मैं जानूंगा इस मसले में कितनी गंभीरता, कितना गांधीर्य है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कटी पतंगों के पीछे क्या बीजेपी ने भागना बंद कर दिया है अब? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा ये कोई कटी पतंग नहीं है। सुरेंद्र सिंह शेरा जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया है। वो बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक है और निर्दलीय होने के नाते वो किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय में जा सकते हैं। हमने किसी पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन अभी उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। जहां तक नारायण त्रिपाठी जी का विषय, वो पहले भी कह चुके हैं कि वो पार्टी के हर निर्णय के साथ हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो मामला है वो अलग, जो विंध्य प्रदेश की जो मांग उठा रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं पार्टी से अलग जाने का विषय है। नारायण त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ पूरी तरह से हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा जी की जरूर बुरहानपुर को लेकर कुछ नीतियां रही होंगी, कुछ उनके मंसूबे रहे होंगे, लेकिन वो निर्दलीय विधायक है, इसलिए वो किसी भी कार्यालय में अगर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन बहरहाल अभी उनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन है। बिल्कुल। और चंद महीने पहले मध्य प्रदेश में निर्दलीय विधायक होना और कांग्रेस का विधायक होते हुए परिवर्तनशील मानसिकता रखना बड़ा मूल्यवान होता रहा है। इससे तो सहमत होंगे आशीष जी आप? बिल्कुल। सुरेंद्र सिंह शेरा जी चूंकि निर्दलीय विधायक है और उन्होंने, मैं कई बार मैं भी उनसे व्यक्तिगत तौर पे मिला हूं, उनका ऐसा मानना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का समुचित विकास हो, इसके लिए मैं सरकार के साथ हूं और उन्होंने शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना समर्थन दिया है। अगर वो अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बात करते हैं, सरकार के सामने रखते हैं कुछ चीजें, तो सरकार उनकी बात की सुनवाई करती है। वो कहीं भी गए हैं तो उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया है कि मैं अपने किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी नेता से मिलने के लिए आया था, तो हम कह ही चुके हैं, हमने कभी किसी निर्दलीय पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। चलिए, लेकिन ये बड़ा मासूम बहाना भी हो गया है कि विकास तो कराना है, अब इसके लिए अगर पार्टी नहीं साथ दे रही है तो दूसरी पार्टी तैयार है, और बीजेपी है तो बल्ले बल्ले है। सिद्धार्थ जी, किस तरह देखते हैं आप इस पूरे मसले को? और जिस तरह कांग्रेस की जो स्थिति रही है, सब आपके विश्लेषण का विषय रहा ही है, आपने देखा ही है। पृथक विंध्य कितना बड़ा मसला है और जिस तरह से ये मसला उठा है
और उठाने वाले हैं बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी, इसको भी आप किस तरह देखते हैं? जी सिद्धार्थ जी। जी शरद जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के भविष्य को और सरकार को एक खेल बना लिया है, बड़े आसानी से विधायकों के आने जाने की बातें होने लग गई हैं। एक जो प्रदेश में तेजी से चल रहा था, एक प्रदेश विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, कमलनाथ जी के अंडर एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, उसको किस तरह से खरीद फरोख्त करके गिराया गया हमने सब ने देखा। तो ये प्रदेश जरूर बहुत बेचारा हो गया है। जहां तक विंध्य की बात है, मैं इस बात को पहले भी आपके चैनल में बोल चुका हूं, पुनः बोलता हूं कि विंध्य की तरफ शिवराज सिंह चौहान जी का हमेशा से एक सौतेला व्यवहार रहा है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिन विधायक की आप बात कर रहे हैं, और आदरणीय शर्मा जी ने भी बोला कि हमारे कटिबद्ध विधायक हैं, मैं भी ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं, यानी शिवराज जी के ही एक वो विधायक हैं। अब शिवराज सिंह चौहान जी अपनी मजबूरियों के चलते, क्योंकि उनको एक लूली लंगड़ी सरकार चलानी पड़ रही है, खरीद फरोख्त की सरकार है, जिन लोगों को उन्होंने खरीदा है वो अपनी कीमत मांग रहे हैं, जिन मंत्रियों ने, जो उनकी सरकार में अब मंत्री हैं, जिन्होंने पैसे दिए उन विधायकों को खरीदने के लिए, वो अपनी कीमत मांग रहे हैं। ऐसे में विंध्य, जिसने बेचारे ने 25 सीटें खरीदने के बाद दी हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसकी तरफ शिवराज सिंह चौहान ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इतने सारे विधायक होने के बावजूद हमको विंध्य को अपने कोटे के मंत्री नहीं मिले हैं। मैं जिस जिले से आता हूं, यहां पर 8 विधायक हैं, लेकिन उनमें से एक भी मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नहीं बनाया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पृथक विंध्य प्रदेश का जिस मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं और जिसको भाजपा तूल देने की कोशिश कर रही है, ये एक नाटक है भटकाने के लिए कि हम विंध्य को मंत्री नहीं दे पाए, तो अपने ही विधायक के द्वारा इस भटकाने के लिए। देखिए शरद जी, आप समझते हैं, हमारे साथी भी यहां सारे समझते हैं कि एक प्रदेश जब बनता है तो उसका एक संवैधानिक तरीका होता है, और आपने स्वयं बोला, मेरे बाबा पंडित श्रीनिवास तिवारी जी ने इसको सदन में रखा था और एक पारित करा के एक लेवल पे वो इसको ले गए। उसके बाद जब विंध्य की जनता ने मेरे पिता को एक बार संसद में जाने का मौका दिया, उन्होंने इसको तत्कालीन प्रधानमंत्री के सामने रखा, सरकार के सामने रखा, और इस मुद्दे पे बहस हुई और सरकार ने बोला हम इसको आगे ले जाएंगे, इस पे बात करेंगे। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 बार सांसद चुन के जा चुके हैं उसके बाद, लेकिन आज तक उस मुद्दे को छुआ नहीं गया है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा ड्रामा भारतीय जनता पार्टी, जो कि विंध्य को मंत्री नहीं दे पा रही हैं, रीवा को मंत्री नहीं दे पा रही हैं, उनके द्वारा ये रचित एक नाटक है जो उनके विधायक के द्वारा कराया जा रहा है। अगर इतने ही सीरियस है, बड़ा एलिगेशन उठाएं और पार्टी का लगाया है, बड़ा एलिगेशन लगाया है। अगर वो ऐसा लेने में सक्षम चलिए है, बोल मध्य प्रदेश में लीजिए, कहाँ किस 30 तरह से सेकंड में विकास अपनी बात करना कर है, लें। सरकार खरीद के हुई है शर्मा जी, आपको भी मालूम 30 है। सेकंड में ये अपनी बात कह लें, काम करना है, ये फिर पूरा सरकार मौका रहेगा जानती आपके है। पास। 30 एक सेकंड में अपनी परिपक्व बात कह लें मुख्यमंत्री हमारे पास है, जी। जो मध्य प्रदेश के सिद्धार्थ जी बोलिए, को जानता बोलिए। है। और इसलिए नारायण त्रिपाठी जी ने कोई रखा है तो वो हमारे संगठन के सामने भी है, सरकार के सामने भी नहीं है। मैं लूली विंध्य लंगड़ी का जहां सरकार तो तक आपकी मुद्दा थी, है, हमारी सरकार तो बहुत पावरफुल सरकार है। नहीं, बीजेपी की जो सरकार हमारे पूरा साथ बहुमत थोड़ा- की सरकार है, हमारे बिल्कुल साथी ठीक है। परेशान हो गए जी। क्योंकि मैंने सही बात कह दी, सच तो कड़वा होता ही है। चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आशीष जी का जवाब दूंगा। जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक इतने ही सीरियस हैं विंध्य के मुद्दे को लेके, जो कि हम विंध्यवासियों के हृदय का मुद्दा है, अगर ये मजाक नहीं है और उनकी पार्टी अगर क्लियर नहीं कर रही है लाइन, तो वो पार्टी से इस्तीफा दें, विधायक पद से इस्तीफा दें, उसके बाद आगे की कार्यवाही में हम सब उनके साथ खड़े हुए। आशीष जी देखिए, ये एक बड़ी बात कही है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो छोटे राज्यों की हिमायती है, और इसीलिए चाहे बात करें उत्तराखंड की, चाहे बात करें छत्तीसगढ़ की, बिना किसी मांग के ये 2000 में माना गया था कि कोई छत्तीसगढ़ के लिए मूवमेंट नहीं हुआ था, और बहुत आश्चर्य उस समय जताया गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगे आकर इनिशिएटिव लिया और बिना किसी मांग या आंदोलन के उन्होंने देश को झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ दिए। क्या विंध्य प्रदेश, हालांकि ये आप केंद्रीय नेतृत्व का मसला है, लेकिन फिर भी क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि जो भी विधायक, चाहे वो नारायण त्रिपाठी जी भी क्यों ना हो,
अगर सहमत हैं तो खुलकर सामने आए, खुलकर अपनी, क्योंकि उन्होंने ये तो कह ही दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं इस पर पीछे नहीं हटूंगा। जी देखिए, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की मांग भी चल रही है बरसों से, विंध्य प्रदेश की भी मांग चल रही है। हमारे आदिवासी भाइयों ने भी एक नए आदिवासी राज्य के लिए भी समय समय पर मांग की है। मांग करना अपनी जगह है, कई बार जनप्रतिनिधि पर क्षेत्र की जनता का दबाव होता है, इस कारण वो कई तरह की मांगों को सरकार के सामने रखता है। लेकिन मैं मानता हूं कि पूरे प्रदेश का हित किस चीज में है, इस बात को भली भांति भारतीय जनता पार्टी संगठन भी जानता है, सरकार भी जानती है। जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र के, अपने स्थानीय स्तर के मुद्दों को उठाना कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस तरह के मुद्दे उठते रहे। लेकिन नारायण त्रिपाठी जी ने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश होगा वो मुझे शिरोधार्य होगा। ठीक है, उन्होंने अपनी बात संगठन और सरकार के सामने रखी है। सरकार आने वाले समय में इस पर क्या निर्णय लेती है, ये सरकार सामूहिक रूप से तय करेगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में कहां पर क्या विकास होना है, इसका पूरा रोड मैप शिवराज जी की सरकार के पास तैयार है। सभी विधायकों ने भी अपने अपने आने वाले समय में अपने क्षेत्र की क्या क्या प्रमुख मांगे हैं, इससे भी सरकार को अवगत करा दिया है। अगर प्रदेश हित में आवश्यक होगा कि इस प्रदेश में और एक नया राज्य बनना चाहिए तो सरकार उस पर भी सोचेगी, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन लेकिन अगर यह कह देना कि हमारी सरकार लूली लंगड़ी है, कमजोर है, खरीद फरोख्त करके कराई, खरीद फरोख्त नहीं साहब, जनता ने वोट दिया है, तब हमारे 19 विधायक चुन के आए और आज पूर्ण बहुमत की हमारी मध्य प्रदेश में सरकार है। जी जनता ने वोट नहीं दिया था, जनता किसने दिया वोट? फिर बताइए ना, वोट जब किसने आपकी दिया? सरकार बनी है। आप अभी भी ये कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई थी, अभी भी क्या आप इस बार यही बयान देंगे कि ईवीएम हैक कर ली? आदरणीय शर्मा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आपने सरकार गिराई थी, जब 22 एमएलए की सरकार आपने जब खरीद के गिराई थी, 50 करोड़ रुपए एक एक एमएलए को आपने दिए थे, उस वक्त कांग्रेस की एक स्थायी सरकार थी और प्रदेश के हित में काम हो रहा था। मैं विंध्य से आता हूं, जो कि शिवराज सिंह चौहान जी के विंध्य से आता हूं, जो शिवराज सिंह चौहान जी के राज्य में इतना पिछड़ चुका है, जो कभी क्राउन हुआ करता था मध्य प्रदेश का, आज दिनेश जी की तरफ आता हूं, फिर आप दोनों की तरफ लौटूंगा। आप चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लगाइए, हेल्थ लगाइए, सब में पीछे आज हमारा दोनों से आग्रह है हमारा प्रदेश सब में पीछे। हम बातचीत करें, विमर्श की तरफ हम रहें, जिससे हम अपने विचार भी बेहतर तरीके से रख पाएं। और आप दोनों बहुत संजीदा राजनेता हैं और इस परंपरा का पालन एक कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग भी देता है कि शोर में कहीं मुद्दे ना गुम हो जाएं। दिनेश जी, मैं फिर मूल विषय की तरफ लौटता हूं और मूल विषय यही है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक राजनीति में एक प्रयोग तो किया और उसने बहुत रिस्पेक्टफुली तरीके से उन लोगों को समायोजित भी किया, एडजस्ट भी किया सत्ता में मध्य प्रदेश में रहते हुए, जिनसे वादा किया गया था, चाहे वो प्रद्युम्न लोधी हों या उनके बाद आए राहुल लोधी हों या फिर उसके पहले जो कमलनाथ जी के कैंप के विधायक माने जाते थे, छिंदवाड़ा से आते हैं, छिंदवाड़ा नहीं मेरे ख्याल से सिवनी से आते हैं, उनको एडजस्ट किया। तो ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो। लेकिन आप क्या देखते हैं कि आने वाली, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह नहीं थी कभी, लेकिन अब ये उस रास्ते पे जा रही है जहां निर्दलीय बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दूसरी पार्टी से आने वाले बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लग रहा है 2023 में चरित्र काफी हद तक मध्य प्रदेश की राजनीति का बदला हुआ मिलेगा हमें? जी शरद जी, मुझे इसकी संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती। उसकी वजह बहुत स्पष्ट है कि यहाँ दो दलीय व्यवस्था है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की तरह यहाँ जो है और दल नहीं है जो अपनी भागीदारी यहाँ बढ़ाएं। तो आप देखिए, जो भी वादे होते हैं, दल बदल को लेकर जो वादे होते हैं या जिस तरह की भागीदारी की बात होती है, वो भागीदारी जो है वो अनंत काल के लिए नहीं होती। कोई भी राजनीतिक जो है वादा वो अनंत काल के लिए नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि यदि विधानसभा का एक 5 साल का कार्यकाल है तो 5 साल के लिए हो सकता है। आगे तो फिर आपको जो भी पार्टी में आप शामिल हो रहे हैं उसकी रीति नीति के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, अन्यथा जो है आप अलग थलग पड़ जाएंगे। जैसा हम देखते हैं ना कि जो लोग जा रहे हैं, जो अब यदि मार्च में भी जो घटनाक्रम हुआ, बाद में चुनाव में जो लोग निर्वाचित होकर आए, उन्होंने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप बनाने की कोशिश किया। अभी तक ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दी कि वो भारतीय जनता पार्टी में मिक्सअप नहीं हो रहे हैं। नारायण त्रिपाठी तो उनसे भी पुराने हैं। यदि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उनके जो मुद्दे हैं उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो शायद जो है उनके लिए
ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी संदेश जा रहा है राजनीतिक, वो राजनीतिक संदेश उनके खिलाफ जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कम है कि वो छोटे राज्यों के बारे में क्या राय रखती है, वो जो है छोटे राज्य उसने बनाए हैं, लेकिन आगे जो है ये भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लगातार कहता रहा है कि मध्य प्रदेश का विभाजन अब और इसकी आवश्यकता नहीं है और राज्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। जी के इस आरोप से शायद नारायण त्रिपाठी कितने को सहमत समझाया या गया असहमत होगा हैं, कि कितने सहमत या असहमत हैं कि विंध्य प्रदेश की मांग के पीछे बीजेपी का भी कहीं कोई मौन प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन नारायण त्रिपाठी जी के साथ है? लेकिन है तो फिर वीडी शर्मा जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बुलाकर उनसे ये क्यों कहा? क्योंकि आप एक पेंडोरा बॉक्स तो खोलेंगे ही, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है, पृथक बुंदेलखंड की भी मांग उठती रही है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के, मलाज खंड की भी बात होती रही है मध्य प्रदेश में, तमाम तरह के मसले उठते रहे हैं। कल ये भी बात हो जाएगी पृथक महाकौशल भी कर दीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश अभी भी भौगोलिक दृष्टि से एक बड़ा राज्य माना जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये अपनी राजनीति को चमकाने की एक कोशिश है, या फिर आप इसमें रिमोट कहीं तरीके से देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल समर्थन भी हो सकता है? जी दिनेश जी। शरद जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह की रणनीति इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि किसी मुद्दे को उभारना और फिर यदि आप इसको नियंत्रित नहीं कर पाए और ये कहीं ऐसा ना हो को आप ही के लिए नुकसानदेह हो जाए, जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विंध्य रीजन में समर्थन मिला, उसमें केवल वो इस कारण इस मुद्दे को हवा नहीं देना चाहेगी कि वो वहाँ से उन्होंने उनका मंत्रिमंडल में नेतृत्व कम है या महत्वपूर्ण पदों पर उनकी भागीदारी कम है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो स्थानीय नेता मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे नारायण त्रिपाठी जी उसको लीड कर रहे हों, वो अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमने ये देखा है जो विंध्य की राजनीति, इसकी जरूरत क्यों पड़ी बनाने का जो मुद्दा है, जो आंदोलन है या जो मांग है, जी नहीं, इसकी जरूरत बेसिकली कई बार क्या होता है कि जब हाशिए पर आप जा रहे होते हैं तो आप अपने को कहीं ना कहीं जो है राजनीति के केंद्र में रखना चाहते हैं। विंध्य की राजनीति में हम ये देख रहे हैं कि कई तरह की मेरा सवाल था, जिसकी तरफ मैंने पहले इशारा आपसे किया कि क्या मध्य प्रदेश में कई राजनेता जो निर्दलीय हैं या दूसरे दलों से, मैं कांग्रेस की तरफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस से आए लोग वेल एडजस्टेड हैं और बीजेपी उनके सम्मान का पूरा ध्यान रख रही है, लेकिन कुछ दूसरे नेता क्या आपको हाशिए पे खिसकते दिखेंगे 2023 में? जी संक्षेप में, फिर मैं दोनों मित्रों की एक क्विक रिएक्शन लूंगा, राजनीतिक मित्रों। बिल्कुल, मुझे इसकी पूरी बिल्कुल पूरी जी बिल्कुल शरद जी, मुझे ऐसा लगता है कि 2023 की जो भारतीय जनता पार्टी होगी वो 2021 से बिल्कुल आपको अलग दिखाई देगी। आप चुनाव में देखेंगे कि बहुत सारे चेहरे आपको नए दिखाई देंगे, जो अभी दिख रहे हैं वो शायद ना हो। जी, ये आपने बड़ी बात कही है, और अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ी चीज़ होगी कि बहुत सारे चेहरे तब बदल जाएंगे और नए चेहरे होंगे, और नए चेहरे और नई बीजेपी के साथ 2023 का चुनाव होगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है। सिद्धार्थ जी, कम वक्त है मेरे पास क्योंकि मुझे रिएक्शन आशीष जी का भी लेना है। क्या आप अपने दादाजी की तरह, अपने ग्रैंडफादर की तरह, आप भी पूरी तरह खड़े हैं इस मसले को लेकर, पृथक विंध्य की बात होनी चाहिए, और क्या आप नारायण त्रिपाठी जी की मुहिम का समर्थन करते हैं जो पृथक विंध्य की बात उन्होंने की है? जी सिद्धार्थ जी। जी देखिए, जैसा कि मैंने कहा शरद जी, ये एक संवैधानिक मुद्दा है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक विंध्यवासी हूं और मेरे हृदय का मुद्दा है कि विंध्य प्रदेश बने जिससे हम लोगों को ज्यादा अच्छी मूलभूत सुविधाएं मिले, जो कि शायद दूर होने के कारण हमें नहीं मिल पाती हैं। उसका एक कारण और भी है, हम लोग क्यों यहाँ ज्यादा भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं विंध्य प्रदेश से, क्योंकि विंध्य प्रदेश अस्तित्व में कभी ना कभी था। बाकी प्रदेशों की जो आप बात कर रहे हैं वो काल्पनिक हैं, वो थे नहीं। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ भी कभी था नहीं। विंध्य प्रदेश था, रीवा उसकी राजधानी था। यहाँ पर अभी भी जो ऑफिसर्स हैं उनमें भी उस राजधानी की अभी एक खुशबू बची हुई है। अगर अब मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी के विधायक मित्र की, जिनकी आप बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपने कांग्रेस का पूछा, आपने मेरा पूछा। मैं आपको बता दूं कि मेरे बाबा ने जब ये मुद्दा उठाया था तो वो ना केवल कांग्रेस के विधायक थे बल्कि विधानसभा अध्यक्ष भी थे, और मेरे पिता ने जब ये मुद्दा संसद में उठाया था तो वो कांग्रेस के सांसद की हैसियत से भी उठाया था। तो हमारी तो एकदम लाइन क्लियर है।
हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक मित्र ये क्लियर करें कि अगर उनकी पार्टी का लाइन क्लियर नहीं है या उनको ग्रीन सिग्नल नहीं है तो कृपा करके इस्तीफा दें और फिर उसके बाद वो इस मुद्दे को सीरियसली आगे बढ़ाएं। आशीष जी, क्या आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से, क्योंकि वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष ये कह चुके हैं कि ये मुद्दा तो नहीं चलेगा, विंध्य की मांग आप नहीं करेंगे, तो क्या नारायण त्रिपाठी जी के लिए आगे के रास्ते खुले हो सकते हैं? ये नारायण त्रिपाठी जी का विषय है, आपका विषय नहीं है, और ना आप इस पर अधिकारिता से उत्तर देने के सक्षम कॉम्पिटेंट व्यक्ति भी हैं कि संगठन से आते हैं आप, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि नारायण त्रिपाठी पीछे नहीं हटेंगे, तो विंध्य की मांग का होगा क्या, और नारायण त्रिपाठी का भविष्य भी इससे जुड़ा है? देखिए, मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि सरकार के पास कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनता के माध्यम से विभिन्न तरह की मांगे समय समय पर आती हैं। विंध्य प्रदेश की मांग आई है तो कोई ये नई मांग नहीं है। हो सकता है इसके लिए बहुत लंबे समय से जो आंदोलन चल रहे हैं, जो गतिविधियां चल रही है, वो सरकार के संज्ञान में निश्चित तौर पर हैं। लेकिन जहां तक बात है कि नारायण त्रिपाठी जी जैसे जितने भी विधायक हैं, चाहे मैं भी हूं, हम पार्टी के अनुशासन से बंधे हुए हैं, और जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने किसी मुद्दे पर कह दिया है तो उस अनुशासन का पालन नारायण त्रिपाठी जी को भी करना है। जहां तक अलग प्रदेश बनाने की मांग है, उस पर सरकार भी विचार करेगी, संगठन भी शीर्ष स्तर पर निर्णय करेगा। जो संभव होगा वो सरकार समय समय पर करती है, संगठन भी करता है। जहां तक बात है इस मुद्दे पर आने वाले समय में, जैसा अभी आदरणीय गुप्ता जी कह रहे थे कि राजनीति का तो ये चरित्र भी है, और हर सरकार में कई सारे चेहरे रहते हैं, कई पुराने चेहरे चले जाते हैं। आने वाले समय में कौन 2023 में चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, ये संगठन तय करता है। इसलिए कौन आएगा कौन जाएगा ये भविष्य के गर्भ में है। भारतीय जनता पार्टी नवाचार करने से बिल्कुल परहेज नहीं करती है। आपने देखा होगा हमने संगठन में भी एज लिमिट कम किया। 40-40 साल के नए नए मंडल अध्यक्ष हमारे जिला पदाधिकारी प्रदेश स्तर पर बन के आए हैं, और इसी तरह के प्रयोग आने वाले समय में 2023 के विधानसभा चुनाव में भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मजबूती से खड़ा रहेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए जमीन तक संघर्ष करेगा, जो सरकार का साथ किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा, ऐसे चेहरे आपको निरंतर भारतीय जनता पार्टी में दिखते रहेंगे। आपके नवाचारी प्रयोग तो गजब रहे हैं सर, और मार्च में तो आपने 2019 में तो गजब ही कर दिया था कि गजब की आपने ऐसा नवाचारी प्रयोग किया कि मतलब कमाल ही कर दिया। और ऐसे प्रयोगों से कांग्रेस का दिल दहल जाता है, जिस तरह के नवाचारी प्रयोग आप कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए जरा विपक्ष का भी, क्योंकि ऐसा जादू है ये कि विपक्ष पक्ष में हो जाता है और पक्ष विपक्ष हो जाता है। जनता का शरद जी, जी जनता का जी। चलिए, ये जनता का ही दरबार है और जनता ही तय करती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये बात सही है कि जाते तो आप जनादेश के लिए जनता के बीच में ही है, और फिर जनता के बीच में जाके बीजेपी ने अपनी स्थायी सरकार भी बनाई है। तो ये तो यहाँ तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि ये फैसला जनता का है और जनता तय करती है, और लोकतंत्र में जनता के मैंडेट पे सवाल उठाना उचित भी नहीं है। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, बहुत अच्छा लगा। एक युवा विधायक, एक युवा नेता के नाते आपने जिस तरह से अपनी बात रखी। आशीष जी के साथ हमेशा चर्चा बहुत संयमित और शालीनता से आगे बढ़ती है, उनका बहुत धन्यवाद। दिनेश जी की पैनी टिप्पणियों के लिए भी उनका बहुत शुक्रिया। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, आगे देखिए देश, दुनिया और प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरें टॉप 10 में। नमस्कार।